नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही बिहार से। रेलवे परीक्षा में धांधली के आरोपों पर 3 दिन की हिंसा और आगजनी के बाद छात्र संगठनों ने सुबह से पूरे बिहार में बंद का ऐलान किया है। उनके इस बंद को विपक्ष का भी समर्थन है, जबकि खान सर के नाम से पहचान रखने वाले टीचर समेत कई कोचिंग सेंटरों के खिलाफ पटना में मुकदमे की वजह से हंगामा बढ़ने की आशंका है। इस बीच पटना के डीएम के साथ कोचिंग सेंटर चलाने वालों की एक बैठक भी हुई, जिसपे उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी छात्रों को भड़काएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बैठक में डीएम ने यह भी बताया कि जिन लोगों पर केस दर्ज हुए हैं उनको पहले नोटिस भेजा जाएगा और जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या पता चल रहा है सुबह के बंद के बारे में? जी किशोर, एनटीपीसी के अभ्यर्थियों ने कल बिहार बंद का ऐलान किया है, जिसके समर्थन में महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के नेता सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन वास्तव में जो एनटीपीसी के अभ्यर्थी हैं, जो पहला दिन रेलवे ट्रैक पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, वो सड़कों पर उतरेंगे या नहीं, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। तो कांग्रेस ने रेलवे के खिलाफ छात्रों के आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी आंदोलन कर रहे छात्रों से हमदर्दी जताई और दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला फूंका और सरकार से छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। एनएसयूआई के नेता और कार्यकर्ता मार्च करते हुए दिल्ली में रेल भवन के सामने पहुंच गए, जहां पुलिस ने पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। लाठीचार्ज की घटना को लेकर जो है अब कांग्रेस जो है वो मैदान में उतर चुकी है। काफी देर तक नारेबाजी करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पुतले को आग के हवाले कर दिया। जिन छात्रों के ऊपर, मासूम छात्रों के ऊपर जो है लाठियां बरसाई, उन पे जो एफआईआर केस दर्ज किए गए वो सरकार जल्द से जल्द वापस ले। दूसरी तरफ बिहार में पुलिस अब छात्रों को हिंसा के लिए उकसाने वालों की तलाश कर रही है, जिसका आरोप अब तक पटना के कई प्राइवेट कोचिंग सेंटर संचालकों पर लग चुका है। मशहूर यूट्यूबर खान सर के खिलाफ भी पटना पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज कर ली और आरोप लगा कि खान सर की भूमिका छात्रों को हिंसक आंदोलन के लिए उकसाने में रही, लेकिन उन्होंने आरोपों पर सफाई दी और साफ कहा कि वो हिंसा के पक्ष में नहीं है। सारे स्टूडेंट को कहेंगे कि आप कहीं भी हिंसा करेंगे, आरआरबी को बहाना मिल जाएगा, हम लोग साथ नहीं आ पाएंगे, खुल के नहीं बोल पाएंगे। पटना के डीएम ने दावा किया कि छात्रों को भड़काने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ में यह भी दावा किया कि कोचिंग सेंटर संचालकों पर एफआईआर दर्ज करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और वीडियो फुटेज को आधार बनाया गया है और इसीलिए पटना में सरकारी अधिकारियों ने कोचिंग सेंटर चलाने वालों के साथ मीटिंग भी की। इस मीटिंग में उन्होंने लोगों से छात्रों को समझाने की अपील की। दूसरी तरफ पूरे मामले पर सियासी बखेड़ा भी खड़ा हो गया, क्योंकि आरजेडी ने छात्रों के समर्थन का ऐलान कर दिया। यह आंदोलन का हम केवल मोरल नहीं, सक्रिय हर तरह का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी छात्रों के साथ आकर खड़ी हो गई। किसी भी आंदोलन को अगर शांतिपूर्ण करेंगे तो बड़े बड़े तानाशाहों को घुटने टेकने पड़े हैं और वो घुटने टेकेंगे। जबकि जेडीयू ने इसे छात्रों का आंदोलन मानने से ही इनकार कर दिया। ये छात्र नहीं है, ये अधीर रंजन चौधरी बंगाल, बिहार और हर जगह यूपी में एनएसयूआई के गुंडे जाके गोरखपुर में फिर ट्रेन को आग लगाएंगे। इस बीच प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंदोलन कर रहे छात्रों से बात की। वहीं रेलवे को इस आंदोलन से भारी नुकसान होने की बात सामने आई है और रेलवे का यह नुकसान करोड़ों में आंका जा रहा है। अकेले नवादा जिले में करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। नवादा के अलावा आरा, गया और सीतामढ़ी में भी छात्रों के आंदोलन से रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा। सीतामढ़ी में आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी में रेलवे के 3 कर्मचारियों को चोट लगी, जबकि सीतामढ़ी में ही छात्रों की तरफ से गोली चलाए जाने की भी खबर आई, जिसके बाद वहां आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज किया गया है। खबर है कि अलग अलग जिलों में कुल 12 सरकारी कर्मचारी इस आंदोलन के दौरान जख्मी हुए। 100 बात की एक बात यह कि रेलवे के खिलाफ छात्रों का यह आंदोलन उस वक्त भड़का जब यूपी समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है। रेल मंत्री ने विवाद सुलझाने के लिए जिस कमेटी का गठन किया है उसे भी 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देनी है। मतलब यह कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक चुनाव का शोर लगभग थम जाएगा। इसलिए विपक्ष किसी रिपोर्ट का इंतजार करने की बजाय आंदोलन को हवा देने की कोशिश में लगा है ताकि सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जा सके। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ट्विटर पर उनके फॉलोअर कम किए जा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर तंज कस दिया। राहुल गांधी ने इस बारे में ट्विटर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके फॉलोअर कम किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी इस चिट्ठी में आरोप लगाया कि सरकार के दबाव की वजह से उनके नए फॉलोअर नहीं बन पा रहे हैं। राहुल ने लिखा कि एक बार उनका अकाउंट सस्पेंड किया गया था और उसी के बाद से ऐसा हो रहा है। तानाशाह सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का
मीडिया का तो करती ही है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी बख्शने को तैयार नहीं है। जिसके बाद बीजेपी ने उन पर चुटकी ली और पार्टी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी को कभी असली दुनिया में सुनने वाले नहीं मिले और अब तो वर्चुअल दुनिया में भी ऐसा होने लगा है। सियासी बयानबाजी के बीच इस मामले पर ट्विटर का पक्ष भी सामने आया और उसकी ओर से कहा गया कि ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर हेरफेर पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और वो मशीन लर्निंग टूल्स के जरिए हर हफ्ते बड़े पैमाने पर स्पैम की छटनी करता है। ऐसे में फॉलोअर्स की संख्या में कमी हो सकती है। सौभाग्य की बात है कि राहुल गांधी का आरोप है कि पिछले साल अगस्त महीने के बाद से उनके फॉलोअर घटे हैं और इसी वजह से उन्होंने ट्विटर से शिकायत की, जिसके बाद ट्विटर ने उन्हें भरोसा दिया कि वो उनके अकाउंट में हेरफेर नहीं होने देगा। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के विवादास्पद बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। एक दिन पहले जिस कार्यक्रम में हामिद अंसारी ने बयान दिया था वो 17 अमेरिकी संगठनों के एक ग्रुप ने आयोजित किया था, जिसमें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम की संस्था भी शामिल थी और इसी संस्था की ओर से वो कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। उन्होंने वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम को संबोधित किया था और राष्ट्रवाद की बात करते करते विवादास्पद बयान दे दिया था। It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. जिस पर बीजेपी ऐसा भड़की कि उसने हामिद अंसारी पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। वो आज मोदी बैशिंग की सनक में भारत बैशिंग की साजिश की पराकाष्ठा तक पहुंचे हैं। लेकिन कांग्रेस हामिद अंसारी के साथ खड़ी दिखी। हामिद अंसारी साहब ने जो बयान दिया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं। हामिद अंसारी के अलावा इस कार्यक्रम में अमेरिका के 4 सांसद भी मौजूद थे। सौभाग्य की बात है कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जिस कार्यक्रम का हिस्सा बने उसका विषय था भारत के बहुलतावादी संविधान का संरक्षण, जिसके बारे में बात करते करते उन्होंने विवादास्पद बयान दे दिया, जिसके बाद एक बार फिर असहिष्णुता का मुद्दा उठ गया और सियासी जंग छिड़ गई। एक चरण में होने वाले उत्तराखंड के चुनाव में मतदान के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन नेताओं के पाला बदलने का खेल जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया तो टिहरी से बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल हो गए, जो अब कांग्रेस के टिकट पर टिहरी से ही चुनाव लड़ेंगे। और पहली तस्वीर आई देहरादून के बीजेपी ऑफिस से, जहां पहुंचे किशोर उपाध्याय कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। किशोर उपाध्याय को कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। बीजेपी में शामिल होने के बाद किशोर उपाध्याय ने टिहरी से टिकट पाने के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाने के आरोपों का भी खंडन किया। नहीं, मैं किस चीज की बार्गेनिंग करूंगा। मैं कोई राष्ट्रपति का पद नहीं मांग रहा हूं, मैं कोई राज्यपाल का पद नहीं मांग रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ टिहरी सीट से बीजेपी के विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। धन सिंह नेगी ने हरीश रावत की मौजूदगी में कांग्रेस का अंगवस्त्र पहना और पार्टी में शामिल हो गए। बताया गया कि धन सिंह नेगी टिहरी सीट से टिकट काटे जाने से नाराज थे। जिस पार्टी में इस प्रकार से मेरा सम्मान गिराया गया है, मैंने आज कांग्रेस ज्वाइन किया और निश्चित रूप से टिहरी के विकास करने के लिए किया है। खबर है कि बीजेपी किशोर उपाध्याय को टिहरी सीट से टिकट दे सकती है, जिनका कांग्रेस छोड़कर जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि टिहरी सीट से ही वो 2002 और 2007 में लगातार 2 बार कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे। हालांकि 2012 में उन्हें इसी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार से 377 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में किशोर उपाध्याय को उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और वो इस पद पर 2017 तक रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने देहरादून जिले की सहसपुर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। वहीं धन सिंह नेगी का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाना भी पार्टी के लिए झटका बताया जा रहा है, क्योंकि धन सिंह नेगी ने 2017 में टिहरी सीट से बीजेपी के टिकट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, जो अब कांग्रेस के टिकट पर टिहरी से लड़ेंगे। सौभाग्य की एक बात यह कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होना है, लेकिन उससे कुछ दिन पहले भी नेताओं की सियासी उठापटक थम नहीं रही। किशोर उपाध्याय और धन सिंह नेगी से पहले उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जब बीजेपी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। वेस्टइंडीज के साथ होने वाली घरेलू वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ खरीदारी करते दिखाई दिए। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल ने गोवा की पणजी विधानसभा सीट से निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पिछले दिनों उन्होंने टिकट न मिलने पर बीजेपी छोड़ दी थी। I am confident that people of Panjim will give me their support.
लता मंगेशकर की तबीयत में पहले से सुधार हो रहा है। हालांकि वो अब भी आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में है। कुछ दिन पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ब्रेकिंग न्यूज है पंजाब से, जहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद का झगड़ा सुलझता ही नहीं दिख रहा। यह मुद्दा तब एक बार फिर उछला जब राहुल गांधी राज्य में प्रचार करने पहुंचे, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों मौजूद थे। लेकिन तीनों के भाषण में घूम फिरकर सीएम के चेहरे का जिक्र होता रहा। हालांकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह जताने की कोशिश की कि इस मुद्दे पर कोई खींचतान नहीं है, जबकि उसी मंच से सिद्धू ने उनके ही सामने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान करने की अपील कर दी। और अगली सरकार बनाने ਲਈ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੜਦੀ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਫ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਈਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਹੋਏ, ਬਸ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ सब ठीक है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की नजर अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिक गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उनसे सीएम के चेहरे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बात राहुल गांधी से पूछने की सलाह दे डाली। जबकि नवजोत सिंह सिद्धू के ठीक बगल में पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बैठे थे, लेकिन सीएम पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने चन्नी का नाम नहीं लिया। किसके चेहरे पर आगे जा रहे हैं आप? भैया हमारे बॉस आए हुए हैं, उनसे पूछिए। आप क्या चाहते हैं? बोला ना, पूछो, इतना बच्चा नहीं हो, पूछो गुरु। यही नहीं, जालंधर में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी भी मुख्यमंत्री पद के लिए किसी का नाम लेने से बचते दिखे और ऐसे जताया कि उनकी पार्टी में सीएम पद पर कोई खींचतान नहीं है। एक ही व्यक्ति लीड करेगा और दोनों ने मुझे कहा जो भी लीड करेगा कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देगा। पंजाब में 20 फरवरी को एक चरण में मतदान होगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। लेकिन राहुल गांधी के इस भाषण के बाद उसी मंच से सिद्धू ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने की अपील कर दी। मैं छाती ठोक के कहना, आज पंजाब के लोग पूछते हैं कि भाई इस एजेंडे ਨੂੰ लागू कौन करू, बंदा केड़ा देओगे, चेहरा केड़ा देओगे, बोलो सही है कि नहीं है। पंजाब कांग्रेस में सीएम चेहरे पर मचे इस घमासान के बीच राहुल गांधी ने 5 राज्यों के लिए हो रहे चुनावों के प्रचार का आगाज कर दिया, जिसके लिए वो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ अमृतसर पहुंचे और वहां एक बस में सवार होकर वो सबसे पहले गोल्डन टेम्पल पहुंचे। वहां उन्होंने हरमंदिर साहब के दर्शन किए। हरमंदिर साहब में मत्था टेकने के बाद राहुल गांधी ने वहां लंगर खाया। इस दौरान उनकी एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू तो दूसरी तरफ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बैठे रहे। लंगर में खाने के बाद राहुल मंदिर स्वर्ण मंदिर से जलियांवाला बाग के लिए निकल गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी श्री हरिमंदिर साहिब में पहुंचे हैं, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। पंजाब चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत राहुल गांधी यहां से कर रहे हैं। राहुल गांधी का काफिला जब स्वर्ण मंदिर से निकला तो सड़क के दोनों ओर कांग्रेस समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई और उन्होंने राहुल के काफिले पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद जलियांवाला बाग पहुंचे राहुल गांधी ने स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और विजिटर्स बुक में अपना संदेश भी लिखा। इसके बाद राहुल गांधी दुर्गियाना मंदिर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान रास्ते में पार्टी के समर्थक ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते रहे। राहुल गांधी ने अमृतसर में बने दुर्गियाना मंदिर में भी जाकर पूजा की। लेकिन पंजाब से अपने चुनाव प्रचार के आगाज के दौरान राहुल गांधी को विरोध का सामना भी करना पड़ा। वहां वाल्मीकि समाज से जुड़े कुछ लोगों ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए और यह घटना तब हुई जब राहुल वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। वहां राहुल गांधी ने सिद्धू और चन्नी के साथ मंदिर के अंदर बैठकर कुछ देर तक भजन सुना, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही वहां खड़े कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। विरोध कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि टिकट बंटवारे में वाल्मीकि समाज के लोगों को सही भागीदारी नहीं दी गई। यही नहीं, बीजेपी ने भी राहुल गांधी के गोल्डन टेम्पल में मत्था टेककर चुनाव प्रचार का आगाज करने पर निशाना साधा। आज भी इस बात के लिए माफी मांगने से तैयार नहीं है गुरु ग्रंथ साहब से कि हमने जो पाप किया था, हमारे पूर्वजों ने पाप किया, तो उसकी माफी मांगते हैं। बताया गया कि राहुल जहां जहां गए उनके साथ पंजाब के 109 उम्मीदवार भी मौजूद रहे, जिनके नामों का ऐलान कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। सौभाग्य की एक बात है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के ऐलान के इतने दिन बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी ने अब तक किसी भी राज्य में प्रचार नहीं किया था। हालांकि वो यूपी के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के दौरान प्रियंका गांधी के साथ जरूर नजर आए थे और आज उन्होंने उस राज्य से चुनाव प्रचार की शुरुआत की जहां उनकी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद पाबंदियों में ढील दे दी गई। इसके लिए डीडीएमए यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक बैठक हुई, जिसमें वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया गया। हालांकि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा अब शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। पहले शादियों में सिर्फ 15 लोग ही शामिल हो सकते थे।
यही नहीं, राजधानी में अब 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और बार भी खुल सकेंगे। निजी दफ्तरों के साथ सरकारी दफ्तरों को भी 50% कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई। लेकिन दिल्ली में सभी स्कूल और दूसरे शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक अभी बंद ही रहेंगे। 100 बात की एक बात यह कि कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद डीडीएमए की तरफ से दुकानदारों को भी बड़ी राहत दी गई। दिल्ली में दुकानों के लिए बनाए गए ऑड इवन नियम को हटा लिया गया, जिसके बाद अब वहां सारी दुकानें एक साथ खुल सकेंगी। यूपी विधानसभा चुनाव में आरएलडी को साथ लाने के लिए बीजेपी के न्योते पर घमासान मच गया। जयंत चौधरी ने उस मुद्दे पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा दिया। एक रोज पहले अमित शाह ने दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं से मुलाकात की थी और उस बैठक में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर तो हमला किया, लेकिन जयंत चौधरी पर उन्होंने नर्म रुख अपनाया। इस बैठक के बाद बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आरएलडी को साथ आने तक का न्योता दे दिया, जिस पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगा दिया। हमारे वोटर से परेशान है और घबरा रहे हैं। वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, कोई प्यार नहीं है उनके मन में। जयंत चौधरी के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह दावा किया कि सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने क्षेत्रीय पार्टियों को सम्मान दिया है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने की क्षेत्रीय दलों को देश के निर्माण का हिस्सेदार भागीदार बनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 100 बात की एक बात यह कि पूरे यूपी में जाट समुदाय की आबादी करीब 6% है, लेकिन पश्चिमी यूपी के कुल वोटों में इनकी हिस्सेदारी 17% है, जो वहां की कई सीटों की राजनीतिक दशा और दिशा तय करते हैं। शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। आईटी और फार्मा समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में भारी गिरावट रही। इससे सेंसेक्स 581 अंक लुढ़ककर 57,277 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 168 अंक गिरकर 17,110 पर खिसक गया। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मालविका और अश्मिता को अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल हुई। इसी के साथ ये दोनों प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना नियमों में ढील दे दी। अब वहां 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा जिम, बार, रेस्टोरेंट और सिनेमाघर भी 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे चरणजीत सिंह का 91 साल की उम्र में हिमाचल प्रदेश के ऊना में निधन हो गया। वो लंबे समय से बढ़ती उम्र से जुड़ी कई बीमारियों से जूझ रहे थे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई लोगों ने उनके निधन पर दुख जताया। चरणजीत सिंह 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे। यूपी के बदायूं जिले की शेखपुर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार फरहा नईम पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए रो पड़ी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया और अपने इस फैसले की जानकारी देने के लिए वो मीडिया के सामने आई। लेकिन इससे पहले कि फरहा नईम कुछ बोलती, वो फूट कर रो पड़ी। कांग्रेस मुझे बेचारी समझती, औरत बेचारी नहीं है। बातचीत के दौरान लगातार उनकी आंखों से आंसू टपकते रहे। इस बीच उन्होंने बदायूं जिला कांग्रेस अध्यक्ष समेत कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिए। अफसोस है कि मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की और ओमकार सिंह ने मेरे लिए इतने गंदे शब्द यूज करे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह पर जब उंगली उठी तो वो खुद सामने आए और फरहा नईम के आरोपों को खारिज कर दिया। कि टिकट क्यों वापस किया, क्या कारण है, मुझे जानकारी नहीं। कांग्रेस ने एक दिन पहले ही फरहा नईम को शेखुपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का सिंबल दिया था। 100 बात की एक बात है कि कांग्रेस प्रत्याशी फरहा नईम ने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने आला कमान से बदायूं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जाट समुदाय के नेताओं से मुलाकात के अगले दिन पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार करने उतरे अमित शाह ने पूरा जोर लगा दिया। इस इलाके में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बीजेपी ने धुआंधार प्रचार किया, जिसके लिए अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला और डोर टू डोर अभियान करने निकल पड़े। वो इस सबसे पहले मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा की और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया। पूजा के बाद अमित शाह मथुरा की गलियों में घूमे। वो उनसे मिलने के लिए खड़ी एक बच्ची से भी मिले और उसे आशीर्वाद दिया। अमित शाह को देखकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। कोई उन्हें माला पहनाने लगा तो कोई बांके बिहारी की तस्वीर देने लगा। बीच बीच में उनके समर्थन में नारे भी लगते रहे। मथुरा में अमित शाह ने प्रभावी मतदाता संवाद नाम के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने मथुरा के लोगों से वहां विकास करने का वादा किया और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने काशी में हुए विकास के कामों की मिसाल दी और मथुरा के लोगों से वादा किया कि कान्हा की नगरी का रंग रूप भी उसी अंदाज में बदला जाएगा
और वहां भव्य कृष्ण मंदिर बनेगा। मथुरा की दिव्यता, भव्यता लौटाना, उसको आधुनिक से आधुनिक तीर्थ स्थान बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। मथुरा और काशी के मंदिरों की बात के साथ साथ अमित शाह ने अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र भी छेड़ दिया और अखिलेश पर हमला किया। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव है, जिसमें मथुरा समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मतदान होगा। यही वजह रही कि बीजेपी ने वहां पूरा दम लगा दिया। और मथुरा के बाद अमित शाह गौतम बुद्ध नगर के दादरी पहुंचे। पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने अमित शाह वहां के तुगलपुर इलाके में गए और घर घर जाकर प्रचार किया। बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए जब अमित शाह दादरी के तुगलकपुर इलाके में पहुंचे तो भीड़ उमड़ पड़ी। उनसे बीजेपी के प्रचार के पर्चे लेने के लिए लोग बेताब दिखे। जो नीचे आ सकते थे नीचे आए, जो नहीं आए वो छत से खड़े होकर उनकी तस्वीरें लेते दिखे। अमित शाह लगातार जनता से संवाद कायम कर रहे हैं और दादरी इलाके में गौतम बुद्ध नगर की दादरी सीट हो या पश्चिमी यूपी के बाकी जिले, सभी पर जाट समुदाय के वोटर जीत हार में बड़ा रोल निभाते हैं। माना जा रहा है कि एक दिन पहले दिल्ली में अमित शाह ने जाट समुदाय के नेताओं से जो मुलाकात की थी वो इसीलिए थी कि इस इलाके में बीजेपी के पक्ष में माहौल बने। क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि एक दिन पहले दिल्ली की बैठक में अमित शाह ने जाट समुदाय के नेताओं से 2 टूक कहा कि पार्टी उनके साथ है और ये बात वो अपने इलाके के जाट समुदाय के लोगों तक पहुंचाएं। खबर है कि उन्होंने बैठक में कहा था कि जाट समुदाय और बीजेपी का रिश्ता 650 साल पुराना है। सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई का उदाहरण दिया और कहा कि जाट समुदाय ने यह लड़ाई लड़ी थी और बीजेपी के लोगों की सोच भी वैसी ही है। फिर चाहे मुद्दा किसानों का हो या फिर देश की सुरक्षा का, इन दोनों ही मुद्दों पर उनकी सोच मिलती जुलती है। यही नहीं, अमित शाह ने इस बैठक में जाट समुदाय के नेताओं की ओर से रखी गई कई मांगों को पूरा करने का भरोसा भी दिया था। यूपी विधानसभा की 403 सीटों में पश्चिमी यूपी की 66 सीटों पर जाट समुदाय के वोटरों का प्रभाव माना जाता है। 2017 में बीजेपी को इन 66 में 50 पर जीत मिली थी और उनके पक्ष में 40% से ज्यादा वोट पड़े थे। और अमित शाह की कोशिश है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाकर वो पश्चिमी यूपी में फिर से वही कहानी दोहरा पाएं। सौभाग्य की एक बात यह कि इस बार चुनाव आयोग ने रैलियों की इजाजत नहीं दी है, इसलिए अमित शाह घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि यूपी के जाटलैंड कहे जाने वाले हिस्से में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करे, जिसके लिए उन्होंने पहले जाट समुदाय के नेताओं से मुलाकात की और फिर प्रचार करने मैदान में उतरा है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने हरीश रावत को मनाने के लिए टिकट बांटने का नियम ही बदल दिया। चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक परिवार से एक टिकट देने का ऐलान किया था, लेकिन अब पार्टी ने हरीश रावत को लाल कुआं से और उनकी बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण से टिकट दे दिया। हालांकि हरीश रावत रामनगर से चुनाव में उतरने का मन बना चुके थे, लेकिन पार्टी के ही कुछ नेताओं के विरोध के बाद कांग्रेस ने उन्हें लाल कुआं से चुनाव लड़वाने का फैसला लिया। पार्टी की आज्ञा को सिरोधार्य करना हमारा कर्तव्य है और मैंने वो कर्तव्य पूरा किया। लेकिन खबर है कि हरीश रावत लाल कुआं से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यही वजह रही कि कांग्रेस ने हरीश रावत को मनाने के लिए एक परिवार एक टिकट वाले फॉर्मूले को बदल दिया। कांग्रेस ने न सिर्फ हरीश रावत को लाल कुआं से टिकट दिया, बल्कि उनकी नाराजगी दूर करने के लिए उनकी बेटी और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत को भी हरिद्वार ग्रामीण से उम्मीदवार बना दिया। इस फैसले पर मोहर तब लगी जब कांग्रेस ने 10 सीटों की एक नई लिस्ट जारी की, जिसमें कांग्रेस ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदलते हुए नए सिरे से नामों का ऐलान किया। लाल कुआं सीट से पहले संध्या डालाकोटी को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अब उनका टिकट कट चुका है, जिसके बाद उत्तराखंड बीजेपी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा दिया। सौभाग्य की बात यह कि पिछले विधानसभा चुनाव में हरीश रावत 2 सीट हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा से चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों ही सीट पर उन्हें हार मिली थी। इस बार उन्होंने रामनगर से चुनाव लड़ने का मन बनाया, लेकिन पार्टी के नेता रणजीत सिंह रावत ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पंजाब में बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। आजादी के 75वें साल में दिल्ली की 75 अलग अलग जगहों पर 75 तिरंगे फहराए गए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिमारपुर में झंडा फहराकर इस अभियान की शुरुआत की। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। उसने सुपर लीग क्वार्टर फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से शिकस्त दी। कोविशील्ड और कोवैक्सिन को शर्तों के साथ खुले बाजार में बिक्री की मंजूरी मिल गई। देश में टीकों और दवाओं के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाली संस्था DCGI ने ये इजाजत दे दी। हालांकि ये वैक्सीन मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेंगी, बल्कि निजी अस्पताल और क्लिनिक इन्हें खरीद सकेंगे और वहीं ये टीके लगाए जाएंगे। साथ ही उन्हें लगाए गए टीकों की जानकारी DCGI को 6 महीनों के अंदर देनी होगी।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से, जहां एक महिला के साथ सरेआम बदसलूकी की गई और यह घटना एक दिन पहले यानी 26 जनवरी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि महिला का पहले गैंगरेप किया गया, फिर चेहरे पर कालिक पोतकर उसे सड़कों पर घुमाया गया। इस मामले में पुलिस ने बदसलूकी करने के आरोप में 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस इस वारदात में शामिल दूसरे आरोपियों की भी तलाश कर रही है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके से दिल दहला देने वाला यह वीडियो सामने आया। वहां 26 जनवरी के दिन एक महिला के साथ सरेआम बदसलूकी की गई। आरोप है कि महिला का पहले गैंगरेप किया गया, फिर बाल काटकर उसके चेहरे पर कालिक पोत दी गई। और तो और उस महिला को जूतों की माला पहनाकर गलियों में भी घुमाया गया। बाद में घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कई महिलाएं उस महिला के साथ बदसलूकी करती दिखी। इस दौरान वो महिला रोती रही और उनसे छोड़ देने की अपील करती रही, लेकिन भीड़ में शामिल महिलाओं का दिल नहीं पसीजा। कुछ महिलाएं तो उस पर चप्पलें और थप्पड़ बरसाती नजर आईं। हैरानी की बात तो यह रही कि भीड़ में शामिल किसी भी महिला ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया। तो वहीं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जितने भी आदमी और औरत इन्वॉल्व हैं इस मैटर में, उन सबको अरेस्ट किया जाए और लड़की को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने गैंगरेप की एफआईआर दर्ज कर ली और बदसलूकी के आरोप में 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जितने भी इन्वॉल्व है वो सब आइडेंटिफाई करके उसमें 4 लोगों को हमने कल अरेस्ट कर लिया है। इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश की भी बात सामने आ रही है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। सौभाग्य की बात यह कि पीड़ित महिला शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी बताया जाता है। घर वालों का कहना है कि पड़ोस में रहने वाला एक लड़का उस महिला के पीछे पड़ा था। बाद में उस लड़के ने 12 नवंबर को खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद लड़के के घर वालों का गुस्सा महिलाओं पर फूट पड़ा। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के तख्ता पलट की आशंका तेज हो गई। एक दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान से उनके दफ्तर में मुलाकात की, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गईं कि पाकिस्तानी सेना बहुत जल्द वहां तख्ता पलट कर सकती है। हालांकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान में बताया गया कि बैठक में सेना से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई, लेकिन बैठक में किन किन मुद्दों पर बात हुई इसका ब्यौरा नहीं दिया गया। पाकिस्तान में तख्ता पलट की खबरों ने इसलिए भी जोर पकड़ा क्योंकि इमरान खान की सरकार पर भ्रष्टाचार से निपटने में पूरी तरह नाकाम रहने के आरोप लग रहे हैं और वहां के सभी विपक्षी दल पाकिस्तान सरकार पर पूरी तरह हमलावर हैं। भ्रष्टाचार पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आने के बाद इमरान खान के सलाहकार शहजादा अकबर को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उस रिपोर्ट में पाकिस्तान भ्रष्ट देशों की लिस्ट में उछाल मारते हुए 140वें नंबर पर पहुंच गया। सौभाग्य की बात यह कि कुछ दिन पहले ही इमरान खान ने बयान दिया था कि अगर उन्हें पद छोड़ने पर मजबूर किया गया तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। उनके इस बयान को भी तख्ता पलट की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की हसनपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के विवादास्पद बयान के वायरल वीडियो पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। यह वीडियो बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुखिया गुर्जर अपने समर्थकों के बीच भाषण देते नजर आए, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। जो विधायक है इसने जितना भ्रष्टाचार करा है इससे हिसाब चुकता करके और इससे सारा माल लूट के तुम्हारे घरों में पहुंचा। जो प्रशासन शासन मुकदमे की बात करे इनकी ऐसी की तैसी। मुखिया गुर्जर के इस विवादास्पद बयान का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया। इस संबंध में जांच करा करके थाना हसनपुर में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की टक्कर बीजेपी के महेंद्र सिंह खड़गवंशी से है। सौभाग्य की बात यह कि बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने 2017 के चुनाव में यह सीट जीती थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की टिकट पर खड़े मुखिया गुर्जर ने उनके खिलाफ ऐसा बयान दिया जिस पर बीजेपी भड़क गई। महाराष्ट्र में सुपरमार्केट और दुकानों में भी वाइन मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने सुपरमार्केट और दुकानों में भी शर्तों के साथ वाइन बेचने की मंजूरी दे दी। सुपरमार्केट में एक स्टॉल के जरिए इन सभी प्रोडक्ट को बेचने की परमिशन दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी ऐश बार्टी ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गईं। उन्होंने अमेरिकी खिलाड़ी मैडिसन कीज को सेमीफाइनल में 6-1, 6-3 से हरा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में चुनाव प्रचार किया और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में घर घर पर्चे भी बांटे। 5 वर्षों तक हमारी सरकार के कामकाज को आपने देखा है। बहनों भाइयों, आगे भी हमको एक बार आपका आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए।
बिहार के बक्सर में 6 लोगों की मौत के मामले में यह आशंका जताई गई कि इनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई। भारत में होने वाली वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान कर दिया गया। इसमें टीम की कमान कीरॉन पोलार्ड संभालेंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 6 फरवरी से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी, जिसके बाद 16 फरवरी से T20 सीरीज भी खेली जाएगी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया।